हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिहार में जो जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई है उसके प्रैक्टिस सेट आप लोग के चल रहे थे। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और उससे आगे भी इसी तरह वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य डैश है। द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स डैश। सोशल सर्विस, प्रॉफिट अर्निंग, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नॉन ट्रेडिंग संस्थाएं होती हैं, जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना नहीं होता है, तो वो क्या रहता है मेन उनका एम किस एम से शुरू किए जाते हैं। क्योंकि वैसे तो अपनी जो भी वेल्थ होती है उसको मैक्सिमाइज करना या फिर प्रॉफिट गेन करना, यही दो मेन ऑब्जेक्ट हो जाते हैं जो एक बिजनेस होता है उसके लिए। लेकिन जब बात की जाती है नॉन ट्रेडिंग कंपनीज की या नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस की, तो वो क्या होती हैं या किस लिए किया जाता है उनका, तो उनका मेन एम रहता है सोशल सर्विस करना, सामाजिक संस्थाएं। जैसे कि जो स्कूल्स होते हैं, जो आपके कॉलेजेस होते हैं, वो किसी कंपनी में नहीं आते। किसी भी कॉलेज के आगे आपने कंपनी नहीं देखा होगा, तो वो कंपनी नहीं होते हैं, वो आपकी नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं होता, समाज सेवा होता है, सोशल सर्विसेज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आय और व्यय खाते में दर्ज किया जाता है। Which of the following is recorded in income and expenditure account? Revenue items, capital items, revenue and capital items, none of the above। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके आय और व्यय खाता होता है यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, तो जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है इसी तरह से आय व्यय खाता भी बनाया जाता है। तो उसमें जो कौन सी चीजें होती हैं जो दिखाई जाती हैं, आयगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, राजस्व और पूंजीगत दोनों, या फिर उपकर से कोई नहीं। तो जो हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें सिर्फ हम रेवेन्यू आइटम्स को ही दिखाते हैं। और ये अकाउंट जो बनता है या फिर जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है वो एज इट इज बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही। जो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो आपके आय व्यय खाता होता है वो बनाया जाता है जो नॉन ट्रेडिंग कंपनीज, जो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं होता, बिजनेस नहीं होता है, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना करके आपको क्या बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। और कौन से आइटम्स इसमें दिखाए जाते हैं, तो इसमें सिर्फ आपके जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, जो आयगत वस्तुएं होती हैं, उनको ही दिखाया जाता है, चाहे वो आयगत व्यय हो या फिर आयगत भुगतान हो। और जो दूसरा चीज बनती है, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो कैश बुक बनाई जाती है एक ट्रेडिंग संस्था में या ट्रेडिंग कंपनी में, वो कैश बुक यहाँ पर ना बना करके क्या बनाया जाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, एज इट इज बनाया जाता है कैश बुक की तरह ही। ध्यान में रखिएगा दोनों चीजों को। यहाँ पर एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और एक चीज और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जो आपका कैश बुक की तरह ही बनेगा, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा वहां पर हम आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार की प्राप्तियों को दिखाते हैं। लेकिन बस यहाँ पर ध्यान ये होता है, मेन ये चीजें होती हैं कि वो होनी चाहिए कैश से रिलेटेड, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन ही आप दिखाते हैं जो कैश बुक होती है उसमें। तो बस जो कैश रिसिप्ट या फिर कैश पेमेंट होते हैं किसी भी प्रकृति के हों, आपके चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हों या फिर आपके कैपिटल नेचर के हों, दोनों ही दिखाए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक माह का किराया भुगतान किया जाना बाकी है तो समायोजन प्रविष्टि डैश होगी। If the rent of 1 month is still to be paid, the adjustment entry will be dash. Debit outstanding rent account and credit rent account, debit profit and loss account and credit rent account, debit rent account and credit profit and loss account, debit rent account and credit outstanding rent account। तो क्वेश्चन में जो कह रहा था कि एक महीने का किराया अभी देना बाकी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक महीने का किराया नहीं चुकाया गया है यानी कि आउटस्टैंडिंग है, अदर है, अभी भी चुकाना बाकी है, आपको देना, पेमेंट करना बाकी है। तो वहां पर जो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं तो कौन सी एंट्री होगी, वहां पर जो रेंट अकाउंट होता है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्योंकि जब भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वैसे तो रेंट अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा हमारा, लेकिन जब भी आप किसी भी कोई भी आइटम के साथ प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग लगा देंगे तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्लियरली नहीं बोला है कि ये आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर आपको समझना है कि नहीं चुकाया है, चुका देना चाहिए था बट नहीं चुकाया है, तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा।
तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है वही अप्लाई होगा। क्या रूल होता है मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है। कमेंट करिएगा मुझे कि पर्सनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, पर्सनल अकाउंट में एंट्री करने का क्या रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने में विफल रहता है तो ऐसी राशि को डैश माना जाता है। If a person fails to pay his debt, such as amount is considered as dash. Bad debt recovered, provision for bad debt, none of the above. क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसे कोई डेप्ट को किसी तरह का कर्ज था, उसको पेमेंट करना था, लेकिन उस पेमेंट को चुकाने में वो सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो इस तरह का अमाउंट क्या कहलाएगा? व्यक्ति को नहीं पूछा है, अमाउंट को पूछा गया है। अमाउंट क्या कहलाता है? बैड डेप्ट कहलाता है, बैड डेप्ट रिकवर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, नन ऑफ द अबव। ये काफी कंफ्यूज करता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी बहुत कंफ्यूज करता था। जब हम लोग ग्रेजुएशन में आप लोग रहे होंगे तब जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वहाँ पर बेस रेटेड क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल भी दे देता है। आगे की वीडियोस में मैं न्यूमेरिकल को भी शामिल करूंगी, इससे रिलेटेड कभी कोई पूछ लेता है। तो यहाँ पर कोई राशि जो कि प्राप्त नहीं हुई है, कोई लोन जो कि पे नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? वो चला जाता है आपका बैड डेप्ट में, अशोध ऋण में, जिसका शोधन ना हो सका हो। और जो बाकी के दोनों पॉइंट से रखे हैं कि रिकवर्ड, जब कभी वही लोन जो होता है वो मिल जाएगा, उसको पेमेंट कर दिया जाएगा तो वो रिकवर्ड हो जाएगा। और प्रोविजन, अगर पहले से ही आपको थोड़ा सा अंदाजा है कि हो सकता है कि ये लोन आपको वापस ना मिले, तो उसके लिए आप अपना अकाउंट में प्रोविजन कर लेते हैं, लाभों में से कुछ राशि उसके लिए अलग से रख करके प्रोविजन कर लेते हैं, जिससे कि आपको किस तरह का लॉस ना हो, तो वो हो जाता है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट। लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है कि वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बैड डेट। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर व्यापारिक संस्था की आय की वस्तु नहीं है? Which of the following is not an item of income of non-trading concern? Entrance fees, interest, गवर्नमेंट एड, सैलरी। क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनकम की बात पूछी है कि यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इनकम का सोर्स नहीं होता है किसी भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए। प्रवेश शुल्क, ब्याज, सरकारी सहायता, वेतन। तो प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फी रहेगी, क्योंकि जो इसमें लगे होते हैं लोग या जो काम कर रहे होते हैं या फिर जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक तो सोशल सर्विस के पर्पज से होते हैं, तो इनको जो क्या मिलता है या क्या इनको इनकम होती है, तो इनको अनुदान मिलता है गवर्नमेंट से, ग्रांट मिलती है, गवर्नमेंट एड मिलती है, इंटरेस्ट भी मिल सकता है। जो भी इनके बैंक्स में अकाउंट होते हैं उसमें इंटरेस्ट इनको मिलता है, या फिर जो इनका प्रवेश शुल्क होगा, एंट्रेंस फी होगी, जैसे कि कॉलेजेस वगैरह हैं या स्कूल होते हैं तो इनकी अपनी फीस होती है, वो फीस इनको मिलती है। तो लेकिन इनकी जो सैलरी होती है वो इनकी आय नहीं है, वो इनका एक व्यय रहता है, क्योंकि जो इनके लोग जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे होंगे, वर्कर्स काम कर रहे होंगे, उनको सैलरी भी पे करेंगे, वो इनका एक्सपेंस हो जाता है, इनकम नहीं होगी। बाकी तीनों चीजें इनकम है। यहाँ पूछ रहा था कि क्या इनकम नहीं है, वो हो जाएगी सैलरी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके पास कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या दर्शाता है? If you have a credit balance in a cash book, what does it indicate? बैंक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैश बुक है आपकी, अगर वहां पर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो जो कैश बुक होती है, डेबिट साइड में आपकी रिसीव्ड आती है, और जो क्रेडिट साइड होता है वहां पर जो कैश पेड होता है वो सारी दिखाते हैं हम। तो यहाँ पर इसका मतलब आपने पेमेंट ज्यादा किया है लेकिन आपको रिसीव कम हुआ है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस है। और नॉर्मली जो आपकी कैश बुक होती है वो आपका कैश रिसीप्ट वाला कॉलम यानी कि डेबिट साइड बड़ा होता है, इसलिए हमेशा डेबिट बैलेंस ही दिखाती है। लेकिन इन केस अगर वो आपका क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या दर्शाएगी? वो बैंक ओवरड्राफ्ट को दर्शाती है, बैंक अधिविकर्ष को दिखाती है। बैंक अधिविकर्ष क्या होता है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, हम लोग को पता होना जरूरी होते हैं। जो कॉमर्स है उसमें छोटे छोटे टर्म्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो कॉमर्स की भी अपनी एक लैंग्वेज है। तो अधिविकर्ष जो होता है, जो आपके बैंक में जितने अमाउंट डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा राशि निकालने के लिए बैंक आपको अलाउ करता है, वो कहलाता है ओवरड्राफ्ट। और ये हर अकाउंट पे नहीं मिलता है। किस अकाउंट पे मिलता है आप लोग मुझे कमेंट करिए। जिन बच्चों का सही कमेंट होगा मैं अगली वीडियो में सबका नाम दूंगी कि किस अकाउंट पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राप्त एवं भुगतान खाता डैश का सारांश है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ डैश, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था, ये किसकी तरह होता है, जो प्राप्त एवं भुगतान खाता बनाया जाता है। तो ये किसका सारांश होगा, किसकी समरी होगा, मतलब वही कहने का है कि किसकी समरी होता है या किसकी तरह बनाया जाता है। तो ये हो जाता है कैश बुक। जो रोकड़ खाता हम रखते हैं, जो कैश बुक हम बनाते हैं, उसकी समरी होता है, उसकी तरह बनाया जाता है। तो ऐसा देख लेते हैं कि जिस तरह कैश बुक में डेबिट क्रेडिट दो साइड होते हैं, इसमें भी आपके डेबिट और क्रेडिट दो साइड रहेंगे। जो आपका रिसीव होता है, रिसिप्ट होती है जो भी, वो आपकी डेबिट साइड में आती हैं, और जो भी आपको भुगतान करना होता है, पेमेंट करना होता है, वो सब हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। और इसमें क्या रहता है, जो आपकी रेवेन्यू नेचर की हो या फिर जो आपकी कैपिटल नेचर की हो, दोनों ही आइटम्स को दिखाया जाता है। और साथ ही लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिर्फ उनकी कैश बुक का कितना बनता है, उसी के जैसा होता है, उसी की समरी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपके कैश पेमेंट है या फिर जो कैश इनकम है, उसको ही दिखाया जाएगा। इसमें जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि डिप्रिसिएशन है या अकॉर्ड इनकम है या फिर आउटस्टैंडिंग है, तो इनको नहीं दिखाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोदत्त व्यय को डैश में दिखाया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन डैश, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, एसेट्स आर लायबिलिटी साइड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, इसका ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आप लोगों को। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम किस साइड में दिखाते हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उसकी एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देख लीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान के अनुसार किया जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर द डैश, इनिशियटी कॉन्सेप्ट, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अशुद्ध ऋण के लिए जो प्रावधान होता है, यानी कि जो बैड डेट है, उसके लिए हम प्रोविजन जो करते हैं, वो किस अवधारणा के या फिर किस संकल्पना के अनुसार करते हैं, जिस पर एक पूरी अलग से वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करी थी, जिसमें बताया था कि कितने तरह की अकाउंटिंग की होती हैं, कॉन्सेप्ट कितने तरह के होते हैं, उसमें डिटेल में समझाया था। उसके बाद उसके जो एमसीक्यूज है वो भी सॉल्व करवाए थे। यहाँ पर जो कह रहा है कि प्रावधान अशुद्ध ऋण का जो होता है, वो किस संकल्पना की या किस अवधारणा के अनुसार होता है, वो होती है रूढ़िवाद की अवधारणा। रूढ़िवादी अवधारणा से कहा जाता है कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट। उसमें रहता है कि लाभ की प्रत्याशा ना करें, लेकिन जो भी हानियां हैं उन सबका प्रावधान कर लें। यानी कि हम ये ना देखें कि लाभ कितना हो रहा है, लेकिन हानियां हमारी क्या हो सकती है, क्या क्या हमें लॉसेस हो सकते हैं, उन सबके लिए हम पहले से ही प्रोविजन कर लें। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बुक में किस प्रकार की प्रविष्टि होती है। व्हाट काइंड ऑफ एंट्री हैपेंस इन कैश बुक, स्पेशल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कह रहा है जो कैश बुक होती है हम बनाते हैं, उसमें किस तरह की एंट्री होती है, क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी मूल प्रविष्टि, ओरिजिनल एंट्री। जब भी बात आती है कि जो हम अकाउंट्स बना रहे होते हैं या जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ट्रांजेक्शन की, तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, जर्नल एंड इट्स जो की सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो बनाते हैं। तो जो सब्सिडरी बुक्स में आ जाती हैं आपकी जो मेन जर्नल है, इसके अलावा जो सहायक बहियां हैं, तो उसमें कैश बुक आती है, आपकी सेल्स रिटर्न बुक है, या फिर जो साथ में उसकी और परचेज बुक बनती है, सेल्स बुक बनती है, परचेज रिटर्न बुक बनती है, उन सारी बुक्स को उसमें शामिल किया जाता है। सेकेंड स्टेज में हम लेजर बनाते हैं, थर्ड में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फोर्थ में हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L है, बैलेंस शीट है, ये सब बनाएंगे, और फिफ्थ में हम उनका एनालिसिस करते हैं जो फाइनल अकाउंट्स हमने बनाए होते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कैश बुक होती है वो मूल प्रविष्टि की पुस्तक कहलाती है, ओरिजिनल एंट्रीज की बुक कहलाती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बुक के दोनों ओर की गई प्रविष्टि को क्या कहा जाता है। व्हाट इज एन एंट्री मेड ऑन बोथ साइड ऑफ ए कैश बुक कार्ड, कॉन्ट्रा एंट्री, कंपाउंड एंट्री, जर्नल एंट्री, डबल एंट्री। कैश बुक में कुछ ऐसी एंट्रीज होती है जो बोथ साइड की जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वो एंट्रीज कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कॉन्ट्रा एंट्री माना जाएगा। इन विच केस विल ए ट्रांजैक्शन बी ट्रीटेड एज ए कॉन्ट्रा एंट्री, व्हेन द कैश इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड फ्रॉम द कस्टमर, व्हेन द कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, जैसे कि अभी मैंने बताई थी कि दोनों साइड्स को इफेक्ट करती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको बताना है कि किसको माना जाएगा, या फिर किसी को नहीं माना जाएगा तो आपका नन हो जाएगा।
तो जो दे रखा है कि व्हेन द कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश को विड्रॉ किया जा रहा है बैंक से ऑफिस यूज के लिए, तो यहाँ पर ये एंट्री जो होगी वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी, क्योंकि ये दोनों साइड को, बैंक को और कैश को, दोनों साइड को इफेक्ट कर रही है, इसलिए क्योंकि इससे जो मेन आपके फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं या जो मेन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की, वो इफेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली खुदरा रोकड़ बुक क्या है? व्हाट इज ए पेटी कैश बुक यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग? पेमेंट ऑफ पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश रिसीव्ड, ऑल कैश पेमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम पेटी कैश बुक बनाते हैं, एक तो कैश बुक बनती है हमारी, फिर हम साथ ही उसके पेटी कैश बुक भी बनाते हैं, जो कुछ बड़ी संस्थाएं होती हैं जहाँ पर डेली के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो आपकी एक पेटी कैश बुक बनाते हैं, जिसे कि हिंदी में खुदरा रोकड़ बुक कहा जाता है। उनका मेन काम ये होता है कि जो डेली के छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको नोट करना, जिससे कि किसी तरह की कोई भूल चूक ना हो जाए, कुछ हम भूल ना जाए, कोई छोटा खर्चा रह ना जाए, जिससे कि जो हमारे मेन अकाउंट्स हैं उसमें किसी तरह का डिप्रिशिएट करें या फिर किसी तरह का कोई अंतर आए। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा आपका कि पेमेंट्स ऑफ पेटी कैश एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे नगद खर्चे होते हैं उनका भुगतान करने के लिए इसको हम बनाते हैं या फिर तैयार की जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यवसाय में कैश बुक बनाई जाती है या फिर रोकड़ पुस्तक बनाई जाती है तो उसे क्या बनाने की आवश्यकता नहीं होगी? इफ अ बिजनेस इज ऑलरेडी मेंटेनिंग ए कैश बुक, व्हाट डज इट नॉट हैव टू मेंटेन? सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश एंड बैंक अकाउंट्स इन द लेजर, परचेज बुक। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बिजनेस है जो ऑलरेडी कैश बुक बना रहा है, तो ऐसे कौन सा अकाउंट जो होगा या फिर इसमें से कौन सी ऐसा चीज है जो उसे नहीं बनानी, कौन सी ऐसी बुक है उसे जो नहीं रखनी है? तो अगर वो कैश बुक बना रहा होगा तो उसे कैश एंड बैंक अकाउंट लेजर में नहीं बनाना होता, क्योंकि जो कैश बुक उसने बनाई है उसी से जो निकल करके बैलेंस आ रहा है उसी बैलेंस को वो आगे अकाउंट्स में दिखा देता है, इसलिए उसे अलग से लेजर में कैश और बैंक का अकाउंट नहीं खोलना पड़ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट डेटेड चेक को क्या मानते हैं? व्हाट डू यू कंसीडर पोस्ट डेटेड चेक एज? कैश रिवर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस, कैश। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पोस्ट डेटेड चेक होते हैं उसको हम किस तरह से मानते हैं जो अपने बिजनेस में। सबसे पहले समझना होगा कि पोस्ट डेटेड चेक होता क्या है, कि जो चेक आप कोई भी राइटर है लिख रहा होता है या फिर चेक लिख रहे होते हैं, तो उसको अभी जो करंट की डेट है, जिस डेट पे आप उस चेक को लिख रहे हैं, वो डेट उसमें ना डाल करके हम फ्यूचर की कोई डेट डालते हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है? पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है। अब बात आती है कि उसको हम किस तरह से अपने जो हमने अकाउंट्स रखे उसमें ट्रीट करते हैं। तो एज ए कैश को ट्रीट नहीं किया जाता, उसे ट्रीट किया जाता है अकाउंट्स रिसीवेबल्स के तौर पर, जो प्राप्त खाते या प्राप्त बिल होते हैं उसकी तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी में किसी और तरह के टॉपिक पर आप क्वेश्चंस चाह रहे हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।